हेलो, मरून क्लासेज यूट्यूब पर आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंतर्गत पहले भाग दूसरा भाग बोला चुका हूँ। और तीसरा आपका लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। संपूर्ण उत्तरदायी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। ए, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, तथा बी, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पहला लेते हैं अपन प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से क्या बनाती है, राज्य की शक्ति है अपने हाथों में लेती है, और जो भी राज्य की नीतियाँ हो फैसला जनता करती है और वही कानून बनाती है। और उसी के साथ जो प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों की नियुक्ति भी जनता के हाथों से होती है। हर्नाशा महोदय यानी हर्नाशा का कथन है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती हैं। हर्नाशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी। वर्तमान में ये पूरी दुनिया में केवल इस स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों यानी कैंटनों के सब बोला जाता प्रांतों में पाई जाती हैं। यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्राचीन में यूनान के 2 नगर राज्य थे, उन नगर राज्यों में ये पाई जाती थी। वर्तमान में ये पूरी दुनिया में केवल और केवल कहाँ पर पाया जाता है, स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में यानी कैंटनों को में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार व जनसंख्या दृष्टि से बड़े राज्य हैं, इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। यानी जहाँ जनसंख्या कम होती है उस क्षेत्र में यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जा सकता है। वर्तमान में ये भारत जैसे, चीन जैसे ये बड़े बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, वहाँ उस क्षेत्र में, उस देश में ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू नहीं होता है। बी, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। J.S. मिल के अनुसार, J.S. मिल महोदय के बोलते हैं, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वान ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, यानी लॉर्ड ब्राइस ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा दी है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की
शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। यह कथन किसने बोला था? लॉर्ड ब्राइस ने कहा था। अब डाइसी महोदय क्या बोलते हैं? डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। ये सीले महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र का वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होना चाहिए। अब्राहम लिंकन का बहुत फेमस है परिभाषा दी है लोकतंत्र की। सबसे अच्छी लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन की मानी जाती है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और तथा जनता द्वारा चुना गया शासन या शासन है, लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका ये फेमस परिभाषा दी गई। विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रत्येक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। तो बच्चों, ये आपको लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन, ये इब्राहिम लिंकन वाला इम्पोर्टेंट है, ये आपको अंडरलाइन करनी है। अब है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। लोकतंत्र है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1, जनता का शासन। ये किसका शासन है? जनता का शासन है। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। नंबर 2, जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। नंबर 3, लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों यानी लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन मात्र माना जाता है। नंबर 1, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित की वृद्धि। नंबर 4, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। जनता के प्रति क्या है? उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है। अतः लोकतंत्र में शासन कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि यदि सरकार व्यक्ति के स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान करती है अथवा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे बदल सकती है। 5 नंबर है, लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र क्या है? विकासशील शासन है। आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया और वर्तमान में ये लोग कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया है। इस विकास का परिणाम यह हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र के व्यक्ति की राजनीतिक
स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन विधि के शासन पर ही बल दिया था, वहाँ अब यह सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर की वृद्धि की है। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो प्रमुख रूप हैं, संसदात्मक शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन। रूप बताए गए कितने? संसदात्मक शासन और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली या भारत की शासन प्रणाली, ये क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली मानी गई। द्वितीय का आदर्श उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली, यानी कि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड का एक ऐसा देश है जहाँ संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में मिश्रित रूप को अपनाया गया है, यानी कि स्विट्जरलैंड में दोनों प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली भी है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी है। अब है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। आपके सिलेबस में ये पूरा दे रखा है टॉपिक, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। उसमें गुण और दोष दोनों आएंगे। क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एक और बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हमें इसके गुण व दोषों का अध्ययन करें। तो अपन पढ़ते हैं पहले लोकतंत्र के गुण। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला गुण लेते हैं अपन, सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उसे भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं और लोकतंत्र की शासन जनता के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। इसमें लोकतंत्र में होता है कि जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के द्वारा चुना होने के कारण ये क्या होता है, सार्वजनिक जगहों पर सार्वजनिक हित के कार्य करने में वृद्धि करते हैं। अब कार्यकुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण, जैसे इस शासन में नीतियाँ जनमत के अनुसार बनाई जाती हैं, अतः उनको लागू करने में जन सहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन पर जनता के प्रति हमेशा क्या रहती है, उत्तरदायी होता है। अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश करता है। 3 नंबर है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों पर का त्याग करना सीख जाता है। इस गुण के कारण ही गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। नंबर 4, नैतिक शिक्षा का साधन। लोकतंत्र शासन व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में
व्यक्ति परिवार के संकीर्ण व सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है और वह साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता व सहानुभूति के भाव व्यवहार करने लगता है। देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। मिल के शब्दों में लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। मिल महोदय बोलते हैं कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्रांति की सुरक्षा। क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहाँ शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। एक वर्ग के हाथों में होती है तो वो राजतंत्र हो जाता है, परंतु ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में स्थिति एकदम इसके विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति हमेशा क्या रहती है, उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने और चुनाव लड़ने का हक होता है। साथ ही किसी विषय पर सरकार की असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता की क्रांति की संभावना कम हो जाती है। जब आपके साथ सरकार आपके हित में कार्य नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब अगला चुनाव आता आप जो सरकार बनी हुई उसके खिलाफ मत दे सकते हैं और आपके मनचाही दूसरी सरकार को बना सकते हैं, दूसरी पार्टी की सरकार उसमें बन जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्रांति होने की संभावना राज्य में कम होती है। अब सातवां, समानता और स्वतंत्रता का आधारित शासन। समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों की में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए विधि की समानता तथा विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। यानी कि समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसमें नहीं तो कोई जाति होती है, नहीं धर्म होता है, नहीं भाषा, लिंग, स्त्री पुरुष सब क्या होते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सभी क्या होंगे, समान होंगे। समानता की भावना से देखा जाता है। नंबर 8, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र की स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो व्यक्ति की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचारों से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का प्रतिरोध करने का साहस देती है और शासन के श्रेय उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराती है। कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहयोग। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार की अनुचित नियंत्रण नहीं करता है, अपितु इनका विकास चाहता है। लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। अतः अधिनायक तंत्रों में कला, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं होता है और विज्ञान के विकास में भी बाधा आती है। नंबर 10 है संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र संविधानवाद में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करती है ये और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता है। इसका सरल अर्थ है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। इनकी संविधानवाद लोकतंत्र के लिए एक संविधान होना जरूरी है जिससे कि देश में जो कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सकते और सभी लोग कानून के अनुसार वो क्या करें, अपना कर्तव्य निभाते रहे। तो संविधान होना एक लोकतंत्र के शासन में बहुत जरूरी माना गया।
अब है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करती है और यह जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। विश्व शांति का समर्थक। राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र पर का इतिहास बताता है कि इन शासन प्रणालियों में ने समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया है। इसका कारण है कि ये शासन प्रणालियाँ सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती हैं, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद में की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखती है और राष्ट्रों के बीच विवादों में पारस्परिक वार्ता और समझौते द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा सुलझाया जाता है। तो वही बच्चों, इस प्रकार अपन पढ़ा था लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण में 12 गुण बताए थे। विश्व शांति का समर्थक, शक्तिशाली शासन व्यवस्था, संविधानवाद में आस्था, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान में प्रगति के सहायक, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन, क्रांति से सुरक्षा, देशभक्ति की शिक्षा, नैतिक शिक्षा का साधन, सार्वजनिक शिक्षा का साधन, कार्यकुशल शासन और सार्वजनिक हित में वृद्धि। तो ये थे लोकतंत्र के गुण जो अपन आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए पढ़े रहते। सभी का मरुण क्लासेस की ओर से ये वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में नोट्स बनाते जाएं, जिससे कि याद रखने के लिए आसानी हो जाएगा। तो एक बार फिर आपको धन्यवाद।